हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हूं आपके सामने शिवम मिश्रा। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं नेशनल कैडेट डिफेंस एकेडमी के बिहाफ पे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग लगाइएगा सर, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जितना बड़ा रोल आपके एग्जाम में मैथ्स सब्जेक्ट का है, उतना ही बड़ा रोल मैथ्स में इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का है। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को अपन पढ़ेंगे एज ए टूल की तरह अपन इसको पढ़ने वाले हैं। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए मैथ्स में जो आपका बहुत ही मेजर पोर्शन है, जैसे कैलकुलस हो गया, ठीक है, आपका वेक्टर अलजेब्रा हो गया, आपका ज्योमेट्री में 2D और 3D हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गए, इस टाइप के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सब में आपको ट्रिग्नोमेट्री का रोल दिखाई देगा। ठीक है, और मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स में आ जाओ आप क्या लिखते हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, वहां भी ये आ जाता है। वेव्स पढ़ेंगे आप, उसमें साइनसोइडल वेव्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी, मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, सब जगह ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, होता क्या है, जनरली इसको बच्चा इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कवर कर पाता, क्योंकि बच्चे को बता दिया जाता है कि इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं बच्चा। और नो डाउट आप भी अगर जैसे अपनी क्लासेस जब तक खत्म होगी, ये ट्रिग्नोमेट्री का अपन चैप्टर पूरा कर चुके होंगे, तब तक आप 100 से 150, 100 to 150 फॉर्मूलाज लिख चुके होंगे, छोटे बड़े। ठीक है, लेकिन इतने फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं। ठीक है, इतने फॉर्मूलाज याद नहीं करने, फॉर्मूलाज सारे इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, बच्चा क्या करता है, मैंने देखा बच्चे फॉर्मूले का चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट को दीवार पे लगा लेंगे, टेबल में रख लेंगे, वो जिंदगी भर वहीं दीवार पे और टेबल में रखे रहते हैं, नहीं बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता। अच्छा, कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं लेकिन उनको फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, रटने का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, सब ट्रिक के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये ट्रिक को ट्रिक पढ़ लो आप, जिसने इसकी ट्रिक पकड़ ली उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री इजी और उसके लिए मैथ्स इजी। ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को ढंग से नहीं पढ़ा है या आपने ट्रिग्नोमेट्री को सीरियसली नहीं लिया, तो ये एग्जाम आपके लिए कतई सीरियस नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम को अगर आपको निकालना है और उसके लिए एक अच्छी अप्रोच चाहिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जैसे जो ये बेसिक्स हैं, ठीक है, ये फाउंडेशन है, ये मैथ्स की बुनियाद इसी पे खड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री पे, तो आपको इसको ढंग से कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए कोशिश करता हूं इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इजी बनाने का, इसको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जो इसकी अप्रोच है उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाने का। शुरुआत करते हैं अपन, हेडिंग लगाइएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही हैं जो हमने पढ़े हैं अभी तक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अच्छा, ये 6 ही होते हैं ना? हाँ, कोई डाउट में हो नहीं सर, रमेश थीटा, अनिल थीटा, सुरेश थीटा, नहीं, ये 6 ही हैं। और मैथ्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ये वर्ल्ड वाइड एक जैसी है। ये आज से 100 साल पहले भी ऐसी थी, ये आने वाले टाइम में भी ऐसी रहेगी, ये इंडिया में भी ऐसी है, ये यूके में भी ऐसी है, ये बिल्कुल ऐसी है। ये आप किसी बुक से पढ़ो, बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं कि जो सिर्फ मैंने ही पढ़ाया है और किसी ने नहीं पढ़ाया या किसी एक ने ही पढ़ाया है, ये बिल्कुल हमारे जो महान मैथमेटिशियंस थे वो इसको डिजाइन करके गए हैं। और बिल्कुल लॉजिक, इट्स मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। आपने इसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझा, ये आपको कुछ नहीं समझेगी। ठीक है, तो हमें कहाँ वर्क करना है, इस लॉजिक पे। हमें कैसी अप्रोच चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच चाहिए। ठीक है, उससे फिर आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, पार्ट सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, चलते हैं आगे। देखिए, मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये रेशियो का क्या रोल है, रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। तो बहुत इजी सी बात है यार, हमने शुरू से जब से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, सर ने पहले दिन क्लास में एक ऐसा ट्राइंगल बनाया था और ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बवाल ले आया था। ऐसा तो नहीं है किसी के साथ, अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 90 डिग्री का जो ये एंगल है, ठीक है, ये हमें कौन सा एंगल बनाता है, राइट एंगल है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है। और यहाँ पे जो ये है, ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, बेस, और ये इसका क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, अब मुझे बताओ सर, ये रेशियो लिखने की क्या बात थी। तो रेशियो आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और हर बच्चे ने पढ़ा है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम पे कई बच्चों को तो सिर्फ आता ही यही है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है।
बोलो सर नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, सबने पढ़ा है। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये टेन थीटा है। देखिए साइन थीटा का लिखिए, आप क्या लिखेंगे, P अपॉन एच। कॉस थीटा बताइए B अपॉन एच। टेन थीटा बताइए P अपॉन बी। कॉट थीटा बताइए B अपॉन पी। सेक थीटा बताइए H अपॉन बी। और कोसेक थीटा बताइए H अपॉन पी। अच्छा, ये रेशियोज क्यों लिखा था मैंने, उसके पीछे का रीज़न, रेशियो क्या होता है, कोई बताएगा रेशियो क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, रेशियो क्या होता है? बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है। रेशियोज क्या होते हैं, देखिए रेशियोज क्या होते हैं, जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, दो क्वांटिटीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या देता है, रेशियो देता है। क्या देता है? रेशियो देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 8-9 की क्लास में कि राम एंड श्याम की प्रॉपर्टीज में किसी में इन्वेस्ट करते हैं, ये कुछ 20,000 से करता है, ये कुछ 40,000 से करता है, तो इस टाइप का रेशियो एक टर्म हम यूज करते थे। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उनकी मनी का रेशियो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, दो क्वांटिटीज का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ भी हमारे पास दो क्वांटिटीज का रेशियो, देखिए किस किस का, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, बेस का और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर बेस का, बेस का और परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस और बेस का और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का। तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये बिल्कुल एज इट इज फिक्स रहते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, ये सबको पता है। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब देखते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन क्या होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, सोना नहीं है। मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इसको पढ़ना डिपेंड करता है आप कैसे इसको सीख रहे हो। ठीक है, शुरुआत करिए, लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग यहीं से शुरुआत हो रही है हमारे चैप्टर की, वो तो हमारा इंट्रोडक्शन था। लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर रेंज एंड डोमेन। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर रेंज एंड डोमेन। देखिए क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी हैं, कोई भी फंक्शन होता है उसकी एक रेंज होती है। रेंज मतलब, रेंज किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। रेंज जिसके बीच में वो एग्जिस्ट कर रही है, जहां तक वो जा रही है और जहां से वो शुरू हो रही है, जहां तक वो जा रही है जहां से वो शुरू हो रही है, जो वो मिनिमम वैल्यू ले रही है, जो वो मैक्सिमम वैल्यू ले रही है। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, जिस इंटरवल के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस इंटरवल के लिए वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। देखते हैं फटाफट से, साइन थीटा सबसे पहला हमारा लिखते हैं हम, लिखिए मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ, यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन, बिल्कुल ऐसे ही सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। ये हो गया आपका रेंज, यहाँ हम लिखेंगे इसका डोमेन, और जिसका जरूरत होगी, जैसे मेरे को अभी बेसिकली साइन थीटा और कॉस थीटा ग्राफ की जरूरत है, तो ग्राफ प्लॉटिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्राफ को प्लॉट करना सीख लिया और इसको एनालिसिस करना सीख लिया, तो आपने उस फंक्शन, हर फंक्शन का बेसिकली आपको ग्राफ पता होना चाहिए, और जहां जरूरत होगी मैं वहां उस फंक्शन का ग्राफ पूरी मैथ्स में जहां पे जरूरत होगी वो बनवाऊंगा, जरूर बनवाऊंगा। ठीक है, तो ग्राफ से क्या होती है, उसको हमें उसकी अप्रोच का पता चलता है। ठीक है, ग्राफ अगर आपने किसी फंक्शन का बना दिया, इसका मतलब आपने उसका पोस्टमार्टम कर दिया, अब आपको उसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अभी यहाँ पे किस किस ग्राफ की जरूरत है। तो मैं साइन और कॉस को सबसे पहले डिफाइन करता हूँ आपके लिए। देखिए अपन बनाते हैं ग्राफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी सर -1 से 1। अभी सब बात करेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, डोमेन क्या होगा इसका, r। ये r फॉर राम नहीं है, ये r फॉर रहीम भी नहीं है, ये r फॉर क्या है, ये r फॉर क्या है, ऑल रियल वैल्यूज का एक सेट है। ठीक है, उसको हम r बोलते हैं, और यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, रेंज क्या थी, -1 से 1, -1 से 1। यहाँ किसी ने गौर किया कि सर आपने यहाँ पे ये इस तरह का ब्रैकेट क्यों लगाया, ये इस तरह का ब्रैकेट क्यों लगाया? देखो, आज से पहले आपके लिए भले इस ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं रही होगी, लेकिन अब जब आप एक कंपटीशन, और इस लेवल का कंपटीशन जो यूपीएससी कंडक्ट करवाने वाला है, तो आपको उसके लिए एक एक चीज, एक एक बारीकी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये क्लोज इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल क्या कह रहा है, ये क्लोज इंटरवल ये कह रहा है बेटा कि -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज को तो ये ले रहा है,
लाइक 0 और बहुत सारी वैल्यूज हैं, जितनी भी हैं वो सारी वैल्यूज को ले रहा है, लेकिन -1 और 1 को भी क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ये भी उसमें क्या है, कंसीडर्ड है, ये भी क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए आगे अब ग्राफ बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का हम जब ग्राफ बना रहे हैं तो ठीक है, इतनी जगह सफिशियंट रहेगी। ये हमारा, ये लो, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, और यहाँ पे आपकी कोई मैक्सिमम वैल्यू +1 जो कि ये लेता है, और ये यहाँ पे -1, ये दो वैल्यूज के बीच में हम ग्राफ के लिए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ग्राफ बनाने के लिए आपने बचपन से ही पढ़ा है, हमें पॉइंट्स की जरूरत होती थी, हम पॉइंट्स बनाते थे, आपने बताया ना ग्राफ बनाया था, उसमें हम ग्राफ बनाते थे, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, कहाँ पे एक्स वाई कट कर रहा है, फिर उनको मिला देते थे ग्राफ। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना। मुझे बताओ कि साइन थीटा 0 पे क्या वैल्यू देता है? 0 वैल्यू देता है। बीच की वैल्यूज को लिखना चाहो लिख लो आप। 30 पे क्या देता है? 1/2। 45 पे क्या देता है? 1/√2। सो ऑन 60 पे लिख लो, चलो सारी लिख लो, √3/2। और 90 पे क्या वैल्यू देता है? 1 वैल्यू देता है। 0 से 1, फिर से सुनो, 0 पे 0 और 90 पे 1। 90 को मैं यहाँ π/2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, π/2 होता है। अच्छा, 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, ध्यान से देखो, 0 से 1 जा रहा है। यहाँ पे ये फंक्शन क्या है? यहाँ पे ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 0 से π/2 में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब इतना हमें पता चल गया, तो हम ग्राफ भी बना लेते हैं। 0 पे वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद π/2 पे वही वैल्यू, ये π/2 अगर मैं यहाँ ले लूँ तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। +1 आएगी, -1 आएगी, ऑब्वियसली +1 आएगी। तो फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। ये और आप अच्छे से सीख जाओगे ग्राफ, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनते हैं। जब हम सारे ही फंक्शंस का ग्राफ बनाने वाले हैं तो कोई दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं। वेरी गुड। बोले सर यहाँ क्यों बना दिया? सर ये रियल लिखा है ना, डोमेन रियल लिखा है ना, हर एक चीज की वैल्यू है ना। ऐसे थोड़ी है कि मैंने कह दिया ये कुछ भी है, ना ना ना, हर चीज को पढ़ेंगे। ये -∞ और यहाँ पे क्या आएगा? +∞ चलता रहेगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये क्या है? y इक्वल sin x, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये यहाँ भी खींचते जाओ, कहीं तक खींच के ले जाओ, यहाँ तक भी खींच के ले जाओ, कहीं तक भी चलता रहेगा ये, ठीक है। अब फटाफट से बताइए यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0 पे 0 है, बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये जो पॉइंट है ये कौन सा है? ये पॉइंट है हमारा π/2। π/2 पे कितनी वैल्यू दे रहा है ये? +1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? π/2 पे +1 वैल्यू दे रहा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो ये ग्राफ है, यहाँ पे क्या आएगा? ये पाई, ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई, और ये 3 पाई। यहाँ पे ये -पाई, ये -2। अच्छा, ये ऐसे नहीं छोड़ दिया है, ये वापस घूम के फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। बोले सर ये तो यहीं तक, ऐसा नहीं है, अब कोई तो लिमिट होगी ना, कहाँ तक बनाऊँ इसको। तो चलिए यहाँ से 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई और 2 पाई का मिड पॉइंट बताइए। पाई + 2 पाई 3 पाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3π/2। देखो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो π/2 वाली वैल्यूज हैं उनको व्हाइट से लिख रहा हूँ, और पाई वाली वैल्यूज को किससे लिख रहा हूँ? येलो से लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, 2 पाई और 3 पाई कितना हो गया? 5 पाई, और 5 पाई का हाफ, बोलिए बोलिए, 5π/2, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा और समझने वाली चीज शुरू हो जाती है, इसको थोड़ा सा मैं और बनाता हूं ताकि आपको कुछ एक चीज और बतानी है वो पता चले। देखिए 0 से, ध्यान से देखिएगा, अभी ये तो हमने ग्राफ बना लिया, ग्राफ के साथ जरूरी है उसका एनालिसिस। आपने ग्राफ तो बना लिया, लेकिन आपको ग्राफ के बारे में पता ही नहीं है कि ये वैल्यूज कहाँ दे रहा है। ग्राफ बनाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये मुझे सब बता देगा कि कहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज। देखो 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 देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, फिर ये वैल्यूज को यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 3π/2 पे कितनी वैल्यू दे रहा है? कौन बताएगा? फटाफट बताओ जल्दी से, एक बार बताओ, कैसे 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 फाइंड करोगे? 3π/2 पे मुझे वैल्यू निकालनी। 3π/2 क्या होता है? 270। अरे कोई डाउट है क्या? 3π/2, 3π/2, 3 इंटू 180/2 बेटा, और ये हो गया 90, और 90 इंटू 3 कर लोगे ना यार? हाँ कर लोगे, मुझे भरोसा है, आपको नहीं हो, थोड़ा डेवलप करो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, ठीक है, मुझे है लेकिन।
ये 270 है। अब 270 की वैल्यू कैसे निकालनी है? देखो 3π/2 पे मेरा जो ये ग्राफ है ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? बताओ बताओ बताओ। डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है तो हम डाउनवर्ड देखेंगे, डाउनवर्ड देखेंगे। अच्छा ये मिनिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 3π/2 पे -1। वेरी गुड। 5π/2 पे देखनी होगी तो हम ऐसे ही देख लेंगे। लेकिन एक चीज और बताओ कि ये जो ग्राफ है इसका पीरियोडिक इंटरवल क्या होगा? कितने पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है? ठीक है, ये पीरियोडिक है। देखो sin x कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये ओवरऑल डोमेन को एक्सेस करता है। ठीक है, साइन पीरियोडिक है क्योंकि इसका जवाब कहां से मिलेगा कि सर जब मैं 0 से और कहां तक, इस 2π तक देखता हूं। देखो 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 देखो, अब आपके दिमाग में सिर्फ आपको इतनी सी चीजें दिखाई देनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं। वेरी गुड। अब 0 से 2π तक देखिए, ये जो पीक आ रहा है ये पीक दोबारा रिपीट कहां से हो रहा है? ये यहां से वापस से रिपीट हो रहा है, फिर 2π इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होगा, पीछे भी ऐसे ही चलेगा, यहां भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो मतलब ये 2π इंटरवल के बाद क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए क्या है? पीरियोडिक फंक्शन भी है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। ये पीरियड समझ में आ गया? ये इंटरवल है, ये एक ऐसा, ये वो इंटरवल है जहां पे y = sin x अपने आप को क्या करता है? रिपीट करने लग जाता है। चलिए ये पीरियड है और ये जो वैल्यूज है ना प्लस माइनस की, ये इस फंक्शन के साथ वेरी होती है कब? ये मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट में, जब अभी टाइम बचेगा अपने पास, कि इन ग्राफ की शिफ्टिंग कैसे होती है। जैसे अगर मैं यहाँ 5 sin x लिख देता, ठीक है 5 sin x लिख देता, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाता वो, और ये वैल्यू -5 से +5 के बीच में हाइक करने लग जाती है। ठीक है, वो बात की बात है। सबसे पहले आप इसका जनरल देखिए, उसके बाद फिर शिफ्टिंग विफ्टिंग तो बहुत ईजी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन वो भी। अब देखिए यहाँ से 0 से 2π पे आ गए अपन। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएगा कोई कि मैंने ये जो इतनी रामायण लिखी है इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? जो मुझे चीज़ें एनालिसिस करने वाली चीज़ें वो देखता हूँ मैं। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा। sin x = 0 where x tends to। ठीक है, अब मुझे इसका कौन जवाब देगा कि यहाँ x tends to का क्या मतलब है? बताइए जरा फटाफट से। x tends to, देखिए यार जीरो वैल्यू कहाँ कहाँ हो रही है? जीरो वैल्यू कहाँ हो रही है? 0 पे हो रही है सर, पाई पे हो रही है, 2π पे हो रही है। अगर आपको 2 नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और क्लियर मैं लिख देता हूँ इसको, 2π, फिर 3π पे हो रही है, यहाँ पे कहीं 4π पे भी हो रही है, यहाँ -π पे हो रही है, -2π पे हो रही है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? sin x 0 कहाँ हो रहा है? 0 होने का मतलब वो x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? ये हमारा कर्व, ये x एक्सिस को 0 पे टच कर रहा है, ये x एक्सिस को पाई पे टच कर रहा है, ये एक्सिस को 2π पे टच कर रहा है, 3π पे टच कर रहा है, 4π पे टच कर रहा है। बिल्कुल यहीं से जवाब निकलेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ हो रहा है सर? बताइए। 0 पे है, सबसे पहले 0 पे ही है, फिर पाई पे है, वेरी गुड, फिर 2π पे है, फिर 3π पे है, फिर 4π पे है। अच्छा किसी के 4π पे मत लिख देना। 0π 2π 3π, बोले सर ये 4π तो है, 4π पे भी है। अब ये ऐसे लिखना हर बार पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मैथ्स में ये इस तरह से बार बार आप इतना इतना लंबा लिखोगे तो पॉसिबल नहीं होता। तो हमने क्या करा, एक छोटा सा लॉजिक निकाल लिया कि हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे ये सारी वैल्यूज कवर हो जाए। तो मैं लिख देता हूं x = nπ वेयर n टेक एनी इंटीजर वैल्यू। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारी रेंज और डोमेन में इन्हीं का रोल है। तो हम साइन और कॉस का ग्राफ पढ़ेंगे सिर्फ, और इसी से सब कुछ बना डालेंगे। ठीक है, सबका रेंज और डोमेन डिफाइन कर लेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जो भी होगा। ठीक है, ओवर एंड ऑल आपको समझ में आना चाहिए। देखिए साइन x = 0 वेयर x टेंड्स टू 0, पाई 2π 3π 4π दिख रहा था ना यार। बोले सर आपने -π 2π क्यों नहीं लिया? अरे लेके देखो यार, n की वैल्यू -2 रख लो, एक काम करो तो क्या आएगा? -2π पे भी 0, फिर -1 रख लो तो -π पे भी 0, 0 रख लो तो 0 पे 0, पाई रख 1 रख लो तो पाई पे 0, 2 रख लो तो 2π पे 0, 3 रख लो तो 3π पे 0, 1 करोड़ पाई लिख लो तो 1 करोड़ पाई पे भी 0। अरे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो तुरंत बिना किसी देर किए हुए हम बना लेते हैं दूसरा हमारा ग्राफ y = cos x का। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी सर बताइए? इसकी रेंज होगी वही जो है sin x की -1 से 1। इसका डोमेन होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ग्राफ फटाफट से देख लेते हैं, जगह है, सफिशिएंट जगह है, आराम से बन जाएगा,
हंसते खेलते हम यहाँ ग्राफ बना सकते हैं। चलिए, ये हो गया 0। फिर से वही चीज हम क्या देखेंगे, कॉस की वैल्यूज देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। 0 पे देख लेते हैं और 90 पे देख लेते हैं। 90 मतलब π/2। 0 पे वैल्यू कितनी होती है सर 0 पे वैल्यू 1 होती है, इसी की रिवर्ट तो होती है, और इसकी क्या होती है 90 पे जो इसकी 0 है, मतलब 0। वेरी गुड। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे बाकी वैल्यूज लेने की जरूरत ही नहीं, आपको यहीं से समझ में आ जाएगी। 1 से 0 जा रहा है बेटा, ये 0 से 1 जा रहा था, ये इंक्रीजिंग था। किस इंटरवल में, 0 से π/2 के इंटरवल में ये इंक्रीजिंग था, और ये 0 से π/2 के इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है या नहीं है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 आ रही है, 1 से 0 आ रही है, 1 से 0 आ रही है, 1 से 0 डिक्रीज होती है। चलो सर 1 से 0 तो आ रही है, लेकिन 0 पे कितनी है, 0 पे ही सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू +1 मिल गई है सर, और यहां पे नीचे -1, ठीक है। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, और π/2 पे 0 हो रही है, तो सर π/2 पे 0 हो रही है, तो यहां पे मैं बना देता हूं कहीं, ये आपका है π/2, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, डिक्रीज हो रही ना, तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है सर नीचे आएगा। ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर ये कुछ ऐसे आएगा, फिर ये कुछ, ये भी वही प्लस, इधर -∞ से +∞ के बीच में लाई करेगा, फिर यहाँ पे, फिर ये वैल्यू बनाते चलिए, इस तरह से चलेगा। अच्छा, ये +1 था, ठीक है, 4 तो नहीं दिख रहा किसी को, अरे 1 है ये +1 था, ये -1, ये π/2, आ जाइए फटाफट। ये π/2 पे वैल्यू कितनी मिल गई सर 0, ये क्या होगा, ये 3π/2 होगा। देखो 0 वाले को तो मैं लिख रहा हूं येलो से, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 5π/2, यहाँ पे कितना होगा 7π/2, यहाँ कितना होगा माइनस का π/2, यहाँ कितना होगा माइनस का 3π/2। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या, यहाँ तक क्लियर है, ऑल सेट। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। हमें क्या पता था कि 0 पे 1 वैल्यू मिल रही है, π/2 पे 0 वैल्यू मिल रही है, मतलब 0 से π/2 के इंटरवल में क्या है, डिक्रीज हो रहा है, हमने डिक्रीज करवा दिया और वेवफॉर्म बना दी। फटाफट से देखेंगे, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है सर, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 2π है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4π है, ठीक है, और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का पाई है। देखिए अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि कॉस की पाई पे वैल्यू क्या होगी, पाई मतलब 180, बना लो ना यार, क्या दिक्कत है, ये यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है, टच होना चाहिए भाई, हाँ ठीक है। और 2π पे क्या वैल्यू ले रहा है, +1 वैल्यू ले रहा है, पीक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाली वैल्यू ले रहा है, ऐसे चलता रहेगा। अब जो मुझे काम की चीज यहाँ से उठानी है वो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा इसको हम एनालिसिस करते हैं कि देखो 0 वैल्यू कहाँ हो रही है, किसी को 0 पे 0 वैल्यू तो नहीं दिख रही है, हाँ 0 पे 0 नहीं दिखनी चाहिए, 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है +1। देखिए π/2 पे 0 है, 3π/2 पे भी 0 है, 5π/2 पे 0 है, और 7π/2 पे 0 है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बिल्कुल इसी तरीके से कि cos x = 0 where x टेंड्स टू, क्या लिखूंगा बताइए फटाफट से, क्या लिखोगे आप, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन, यही तो चलता रहेगा यार। अब फिर वही बात, मैं इसको ऐसे तो लिख नहीं सकता हर जगह, है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इतना बड़ा बार बार लिखना। तो इसकी मैं क्या बनाऊंगा, एक जनरलाइज टर्म बनाऊंगा। वो टर्म मैं कैसे बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को रटवा दिया जाता है, वो बच्चा जिंदगी भर कभी नहीं याद कर सकता, अगर आपने उसको समझ लिया तो फिर उसमें कुछ है ही नहीं। देखिए कैसे, मुझे बताओ कि π/2 को अगर मैं एक बार को साइड में ले लूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे π/2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर क्या है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। मुझे बताओ कि क्या ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं या नहीं है, इवन ऑड पता है आपको, ये ऑड मल्टीपल्स हैं किसके,
π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स, अब ऑड मल्टीपल्स के लिए जनरलाइज फॉर्म बनाए कैसे? तो मुझे बताओ, आपको 2 की टेबल पता है? 2 की टेबल सबको पता होती है, 2 की टेबल तो सबको पता होती है। देखो कैसे, 2 × 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बस इतनी बहुत है, इतने में काम हो जाएगा अपना। ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे ये क्या मिल रहा है, 2 4 6, 2 की टेबल में कोई भी ऑड मल्टीपल नहीं है, सारे इवन आ रहे हैं, लेकिन इनमें मैं अगर +1 कर दूं, देखो क्या आ गया, 3 5 7 आ गया, नहीं आ गया? और ये देखो ये क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा n था, ये हमारा n था सर, n था। तो बताओ ये 2 तो कॉमन है ही, ये तो 2 चल ही रहा है, इसमें अगर मैं n कोई भी लूंगा, कोई भी इंटीजर लूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, इवन वैल्यू देगा, ये मुझे क्या देगा, इवन वैल्यू देगा, और उसमें अगर मैं +1 कर दूंगा तो मुझे ऑड वैल्यू ही मिलेगी हमेशा। तो अगर मैं कहीं ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जरा सा चेक करेगा मेरे साथ, 2n + 1, ये 2n + 1 कैसे लिखा, देखो 2 की टेबल में n सारे इंटीजर्स ले रहा है, मुझे यहाँ से इवन वैल्यू मिलेगी, और उस इवन वैल्यू में +1 करूंगा, किसी भी इवन वैल्यू में +1 कर दोगे क्या मिलेगा, ऑड वैल्यू मिलेगी। और मुझे क्या चाहिए, सारी ऑड वैल्यू उसको लेना है। अगर आपके दिमाग में कोई और जनरलाइज फॉर्म हो इसके अलावा तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। तो 2n + 1 की बात कर रहे थे, 2n + 1 किसका काम बना देगा, इसका, π/2 तो कॉमन था ही, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये ऑड मल्टीपल्स के लिए जनरलाइज फॉर्म लिख सकता हूँ, 2n + 1, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फटाफट से, इसको मैं रफ कर देता हूँ 2 की टेबल को, अगर आपको समझ में आ गया होगा ये वैसे। तो रख के देखते हैं 2n + 1 में, आइए 2n + 1 में n की वैल्यू रखिए सबसे पहले 0। अगर आप n की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन x टेंड्स टू 2n + 1 π/2, ठीक है, वेयर n स्टैंड्स फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब 2n + 1 का क्या लोचा है, देखिए 1 n की वैल्यू 0 रखिए, ये पोर्शन 0 हो गया, π/2 मिल गई वैल्यू, 1 रखिए, 2 1 जा 1 + 1 3 π/2 मिल गई, फिर 2 रखिए, 2 2 जा 4 4 + 1 5 π/2 मिल गई, 3 रखिए, 3 2 जा 6 6 + 1 7 π/2 मिल गई। तो सारे मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे माइनस वैल्यूज भी रख के मिल जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो 2n + 1 π/2 पे वैल्यू कॉस की क्या हो जाती है, 0, और x टेंड्स टू n पाई पे sin x क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अब इसके बाद बचता है हमारा tan x और बाकी सारे, तो उसकी भी हम फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। उनके ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें रेंज और डोमेन की ही बात करनी है। फटाफट से देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। आपको ये ग्राफ ये दिखने में बहुत इजी लगता है, आप जब इनको बनाएंगे बार बार तभी आपके लिए हमेशा आपके साथ होंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं अपन। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड फंक्शन हमारा है y = थर्ड, सॉरी ये हमारा थर्ड है, 2 तो हम देख ही चुके हैं, tan x। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी वही ऑल रियल, ठीक है। इस ऑल रियल को कई बुक्स में आपकी माइनस, अब फिर से वही देखो, -∞ से और इन्फिनिटी भी लिखा होता है, तो घबरा मत जाना ये क्या था, ठीक है। अब बताओ सर ये -∞ के लिए देखो फिर से वापस वही, यहाँ पे एक छोटी सी बारीक सी चीज कि मैंने यहाँ पे ये देखो, ये क्लोज इंटरवल ना लगा के मैंने यहाँ पे कौन सा ओपन इंटरवल यूज किया है। ये ओपन इंटरवल क्या डिनोट कर रहा है भैया, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी की कोई लिमिट होती है क्या,
हैं? इन्फिनिटी को आप डिफाइन कर सकते हो कि सर मेरा घर तो इन्फिनिटी टाइम दूर है, ये कोई पैरामीटर थोड़ी हुआ। तो इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ये ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। आप इसको कहाँ दिखाओगे? अच्छा चलो मैंने ग्राफ बना दिया और मैंने कहा माइनस इन्फिनिटी बताओ कहाँ है, कैसे बताओगे? कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे टच करोगे ले जाके उसको, तो नहीं है ऐसा, इसलिए हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, ओपन इंटरवल लिखते हैं, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, डोमेन की बात करते हैं सर। अब यहाँ पे वही सारा कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए। मुझे बताएगा कोई tan x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स अपॉन, देखो ये इसी अप्रोच से पढ़िएगा तो समझ में आएगा और ये याद भी रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। बच्चा मैं कह रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड के बाद से और आगे तक यही इसी कंफ्यूजन में रहता है, यार उसका डोमेन क्या था, यार उसमें एन पाई था, उसमें 2n पाई, इतना सोचना ही क्यों है यार? ये देखो ये आपको खुद जवाब देगा अभी, ये फॉर्मूला आपको जवाब देगा इस चीज का कि आपको क्या करना है। देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यही होगा। मुझे क्या बताओ कि क्या कभी डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बस यही आंसर है। डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन वो इंटरवल है वो जहां पे ये एग्जिस्ट करता है, ये वाला फंक्शन हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हमें बस हर तरफ से इसको बचाना है कि रजिया कहीं गुंडों में ना फंस जाए। ठीक है, तो रजिया गुंडों में कब फंस सकती है कि जब ये cos x डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपने कभी और भी पढ़ा हुआ ऐसा लिखा हुआ, बहुत जगह पढ़ा है, डिनोमिनेटर हम कभी जीरो नहीं होने देते। अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया तो हमारा tan x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब cos x को हमें जीरो नहीं होने देना है, बाकी सब जगह ये वैलिड है, तो ये वैल्यूज तो सारी लेगा, r के लिए ये एग्जिस्ट करेगा ऑल रियल नंबर्स के लिए, लेकिन उसमें से हमें क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसमें से हमें वो वाला पार्ट एलिमिनेट करना पड़ेगा बेटा जहां पे cos x ये डिनोमिनेटर जो है इसका वो क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो बताओ cos x जीरो कहां हो जाता है? अभी लिखवाया था और स्टार भी इसीलिए लगवाया था, 2n + 1 π/2। cos अपने π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो हम r में से उसको क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे और वो इसकी क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाना अभी फिलहाल को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जब इसकी जरूरत होगी तब वो भी बनवा देंगे। आगे देखते हैं, y = cot x। अब इसका अपने आप जवाब देना है भाई, मैं लिखता हूं रेंज, सबसे पहले रेंज हो जाएगी वही, या तो आप r लिख लीजिए, कई बुक्स में r है कई बुक्स में ये है, दोनों चीज़ इसलिए लिख देता हूँ, फिर लोग कहते हैं नहीं सर आपने ऐसा पढ़ा दिया वैसा पढ़ा दिया, भाई दोनों ही चीज़ें मतलब यही है, सारी रियल वैल्यूज को ले रहा है वो। cot x के लिए डोमेन क्या होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, बताओ क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot x का फॉर्मूला बोलिए फटाफट, cos x अपॉन साइन एक्स, और डिनोमिनेटर तो जीरो होना ही नहीं चाहिए, बस हो गया। करना ही क्या था इसमें बताओ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो सर डिनोमिनेटर जीरो कहाँ होता है वो भी तो पता होना चाहिए। तो साइन एक्स जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि cot x क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा बताओ ना यार, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और इसको नॉट डिफाइन नहीं होने देना है, तो इसको नॉट डिफाइन नहीं होने देना। साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ हो जाती है, अभी पढ़ाई थी, बिल्कुल अभी पढ़ाई थी, और उस पर स्टार मार्क्स भी लगाया था, बताओ कहाँ पढ़ाया था ये, साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ हो जाती है, n पाई पे हो जाती है, तो ये इसका इंटरवल हो गया। इतना सोचना समझने वाली बात ही नहीं, फटाफट से हमारा ये हो गया तीसरा, चौथा, ये फिफ्थ वाला, y = कौन सा लिखे बताओ, sec x लिख लो। अब इसकी रेंज को थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के लिए आराम देता हूँ, पहले आप इसका डोमेन लिख लो, क्यों दे रहा हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। sec x क्या होता है, 1 अपॉन, बोलिए बोलिए, sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x, और इसको हमें जीरो होने नहीं देना है, तो ये वैल्यूज तो सारी लेगा, लेकिन उसमें से कौन सी हटा देगा, 2n + 1, बोलिए बोलिए, π/2। फिर यहाँ से आ जाइए, y = cosec x, ये क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स को जीरो होने नहीं देना है, तो साइन एक्स को जीरो नहीं होने देना है, तो r में से हम क्या माइनस कर देंगे, n पाई। अब ये समझ में आ रहा है ना ये बार बार, तो इसीलिए वो दो ग्राफ पढ़ने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब आता है सबसे बड़ा रोल, जो बच्चे को कभी समझ में नहीं आता और टीचर भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैथ्स में एक बहुत ही अच्छा वर्ड चलता है, देखो ये वाला, इससे बचना भाई, अगर कोई कंपटीशन निकालना है ना तो इस वर्ड से बच जाना। सिमिलरली करके सब कुछ स्किप कर दिया जाता है, लेकिन आप उसके पीछे की चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
क्योंकि वो आपको वो अप्रोच देता है, वो आपको वो चीज़ बताता है कि यार ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी रटने जैसा नहीं। जैसे सपोज दैट अभी मैं इसकी रेंज लिखूंगा, आप लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि सर इसको भी एक्सप्लेन करो, और बिल्कुल करेंगे अपन। देखिए रेंज क्या होती है इसकी, इसकी रेंज होती है सर -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर कहीं सिमिलरली मैं भी लिख दूं ना, तो उसको परफॉर्म करके जरूर देखना। अगर आपको वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप जरूर पूछिएगा, लेकिन उसके ऊपर जाना जरूरी है। कोई सिमिलरली लिखना है तो उसको उसको एक्सप्लेन भी करो यार, उसको समझाओ, उसको समझने की कोशिश भी करो कि वैसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और बिल्कुल सिमिलरली ही इसकी हो जाती है। देखिए ये अब आते हैं सर ये क्या रोल था। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, -1 से 1 था, ये था, चलो -∞ से इन्फिनिटी भी समझ में आ गया। ये क्या था, -∞ से फिर 1, फिर ये यूनियन, फिर 1 से फिर इन्फिनिटी, ये बार बार ब्रेक क्यों हो रहा है ये। देखिए सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ समझते हैं अपन बिल्कुल आराम से, तसल्ली से। यार एक बात बताओ कि सबसे पहले y sec x की बात कर लेता हूँ, ठीक है, और sec x मेरे पास क्या है बेटा, 1/cos x, यही है। cos x क्या वैल्यू ले सकता है, cos x देखो ये 1, न्यूमरेटर तो सेम है, 1 ही है, न्यूमरेटर तो चेंज हो नहीं रहा, चेंज कौन होगा, cos x होगा। अब cos x की वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है बेटा, बताओ, अभी बताइए। cos x की मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मतलब इस 1 के अपॉन में या डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, -1 से 1 इंटरवल के बीच की कुछ वैल्यूज आएंगी, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं -1 को लेता हूँ तो वैल्यू -1 आ जाएगी, और +1 को लेता हूँ तो +1 आ जाएगी। अच्छा कई बुक में मैंने देखा यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ होता है, वो गलत है। ठीक है, आप क्लोज इंटरवल के साथ ही चलिएगा। देखो ना यार, आप -1 वैल्यू रखेंगे, sec x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसको इंक्लूड कर रहा है, वो इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। ऐसे ही 1 पे भी देखिए, 1 पे sec x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ये क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब मैं काम करता हूँ, -1 से 1 के बीच की मैं कुछ वैल्यूज लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर ही भाई -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है cos x। तो मैं 3 वैल्यूज बताओ कौन कौन सी ले लूँ, तो मैं आपके लिए वैल्यूज ले लेता हूँ। सबसे पहले ले लेता हूँ माइनस की एक वैल्यू ले लेते हैं, -0.01, ठीक है। दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं, बताओ दूसरी वैल्यू क्या ले लें, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 0.002, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेते हैं 0.00001, ठीक है। बस अब रख के देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पहली वैल्यू इसके लिए निकालते हैं sec x के लिए। sec x के लिए क्या आएगा बताओ जरा, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। पहली वैल्यू देखते हैं, तो sec x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं cos x की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना, तो 1 अपॉन, बताओ क्या आएगा, -0.01, ये मैंने करा इसको तो वैल्यू आ गई -100, ठीक है। दूसरे वाले के साथ जाके देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे sec x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 तो है ही, और अपॉन में 0.002, ये वैल्यू हटाई, 1 2 3, कितनी वैल्यू आ गई, 1000 वैल्यू मिल गई। और यहाँ तीसरे वाले के लिए देखिए आप, जहाँ मुझे sec x की वैल्यू चाहिए, बताइए क्या आएगा, 1 अपॉन, वेरी गुड, 0.00001, ये यहाँ से हटाया, 2 3 4 5, बाप रे, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई सर, देख लेना यार, 0 एक आधा कम ज़्यादा नहीं होगा। अब यार इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने, देखो ये तीनों वैल्यूज जो ली हैं वो इसी इंटरवल की ली हैं, ठीक है, और इस इंटरवल की वैल्यू रखते ही sec x पे क्या फर्क पड़ा, देखो अगर मैं नंबर लाइन बना लूं, वैसे ये भी गलत है, इसको ऐसे बनाना चाहिए, ये देखिए 0, ये -1 और ये +1। देखो मैंने सबसे पहले वैल्यू क्या ली, -0.01, -0.01 सर कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी मेरी पहली वैल्यू, तो मैं पहली वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ। तो इसने इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, -100, तो -100 कहीं यहाँ रहा होगा, तो इसने यहाँ से उठा के इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, वेरी गुड। फिर मैंने वैल्यू रखी सर 0.02, 0.02 सपोज दैट यहाँ कहीं रही होगी, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू है मेरी।
इसको इसने कहाँ शिफ्ट कर दिया 1000 पे, तो 1000 यहाँ कहीं रहा होगा, तो ये इसने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। फिर मैंने वैल्यू रखी 0.00001, पता नहीं कितना जीरो है ये देख लेना, ये यहाँ कहीं है, ये मैं थर्ड वैल्यू लिख देता हूँ। तो इसको इसने शिफ्ट कर दिया यहाँ कहीं, ये बहुत सारे जीरोस के साथ देख लेना कहीं कम ज़्यादा। तो हो क्या रहा है यार बेसिकली कि जब मैं वैल्यूज -1 से 0 के बीच की रख रहा हूँ तो उसको ये टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी शिफ्ट कर रहा है, और जब मैं 0 से 1 के बीच में वैल्यूज रख रहा हूँ तो sec x मुझे कहाँ वैल्यू दे रहा है टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि -1 और +1 के लिए, इस इंटरवल के लिए जहां पे cosec डिफाइन है, sec x हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा है सर, sec x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पे sec x की मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। इसका मतलब कि ये कहां से शुरू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, जा रहा था प्लस इन्फिनिटी तक, बीच में क्या हुआ, रास्ते में एक मोड़ आया कि मैं वैल्यू छोड़ आया माइनस इन्फिनिटी से -1 पे आ गया, और 1 से फिर कहां चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। अब सर ये क्या रोल है, ये क्या बना दिया आपने बीच में यू सा, सर ये यूनियन है। यूनियन आपने पढ़ा है, यूनियन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रक यूनियन ने करी स्ट्राइक, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, जो सबको इकट्ठा करता है, एक अकेला इंसान तो स्ट्राइक कर नहीं सकता। तो यूनियन क्या करता है, इन दो सेट्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करेंगे, अब यहाँ हम प्लस तो लगा नहीं सकते, बोले सर प्लस लगा सकते हैं, प्लस करके हम किसी को भी ज्वाइन कर देते हैं, अरे प्लस करके हम ऐड कर देते हैं, हम यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल स्टैंडर्ड है, तो ये आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, अपनी खुद की बुक ना लिखें, जो है उसी को पढ़ लें, ठीक है। तो ये यूनियन है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ आया -1 यूनियन, फिर 1 से कहाँ शुरू हो गया वापस से इन्फिनिटी के लिए। ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा इसको जिंदगी भर रखता है बेटा, नहीं समझ में आता है लगा लीजिए स्टार मार्क, और फटाफट से इसको नोट करिएगा। बिल्कुल y = cosec x का भी यही रोल है। कितना सा चेंज होगा देख लेते हैं फटाफट 2 ही मिनट में। मुझे बताइए कि अगर मैं cosec x ले लेता हूं तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा सर। यहाँ y = अगर मैं cosec x ले लेता हूं तो यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, ठीक है। 1/sin x, sin x की वैल्यू -1 से 1 होती है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बताओ, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। बोले सर आपने भी कहा था सिमिलरली, चलो भाई सिमिलरली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लो ये लो, ठीक है, बस वही सब कुछ हो रहा है यहाँ पे भी। बोले सर यहाँ पे चेंज कर दो, चलो सर यहाँ भी कर दे, परेशान नहीं होना। ये आ गया cosec x, ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। तो देखिए रेंज डोमेन वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं 2 ही मिनट में फटाफट से। sin x cos x के लिए हम पढ़ ही चुके थे, y = tan x, ठीक है। ये क्या होता है tan x sin x अपॉन cos x। तो cos x की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू मुझे 0 नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, cos x 0 कहाँ नहीं होता है, उसको रियल जो हमारा डोमेन है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे नहीं होता है, ऑड मल्टीपल्स को कैसे लिखते हैं, 2n + 1 π/2 से, ठीक है। आ जाइए आगे, y = cot x के लिए cos x अपॉन sin x 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब sin x 0 नहीं होना चाहिए। sin x 0 नहीं कहाँ होता है, sin x 0 कहाँ नहीं होता है, n पाई पे नहीं होता, तो r - n पाई। आ जाइए y = sec x के लिए 1 cos x, ठीक है। फिर वापस वही r, क्या नहीं, r में से क्या एलिमिनेट करना है हमें, इस dl में से वो वैल्यूज एलिमिनेट करनी है जहाँ पे cos x 0 हो जाता है, तो वो क्या है 2n + 1 π/2। फिर y = cosec x = 1/sin x, sin x मतलब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब sin x की वैल्यू कहाँ 0 हो जाती है, वो हमें एलिमिनेट करनी है, तो n पाई पे हो जाती है। फिर थी बात इसकी कि इसका रेंज क्या होगी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, लेकिन -1 से जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया प्रैक्टिकली तो हमें पता चला -1 से 1 के बीच में जहाँ पे हमारा cos x डिफाइंड था और sin x भी डिफाइंड था, लेकिन हमें sec x और cosec x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी। -1 से 0 को वो माइनस इन्फिनिटी पे, और 0 से 1 को वो प्लस इन्फिनिटी पे क्या कर रहा था, शिफ्ट कर रहा था। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दी, ब्रेक लगा दी और एक यूनियन से इनको ज्वाइन कर दिया। नोट करिए इसको, प्रैक्टिस करिए इसकी। मिलते हैं इसी टाइप की और अच्छी वीडियोस के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को आगे, क्वाड्रेंट रूल एंड ऑल, बहुत कुछ इनइक्वालिटीज वगैरह, आइडेंटिटीज वगैरह सारी हैं ट्रिग्नोमेट्री की। बने रहिए मेरे साथ। शाइनिंग आउट।